नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी बाला के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल पूरा हो गया है। वे अपने पद से रिटायर अर्थात सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब देश के 51st चीफ जस्टिस के तौर पर संजीव खन्ना ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अगर बात डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल की किया जाए तो उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण निर्णयों का साक्षी रहा है। जिन निर्णयों की अगर बात करें तो चाहे वो सबरीमाला विवाद का मामला हो, या तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से जुड़ा मामला हो, या राइट टू प्रिवेसी का मामला हो, ऐसे कई मामले जिन्होंने भारत की न्यायिक व्यवस्था और समाज में काफी बदलाव लेकर आया है, उसका साक्षी रहा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के कार्यकाल की बात किया जाए तो वो देश के 50th यानी कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर कार्य किया। उनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से लेकर 10 नवंबर 2024 तक रहा है, यानी कि लगभग उन्होंने 2 साल का कार्यकाल एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर पूरा किया। आज के सेशन में हम बात करेंगे विस्तार से ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के बारे में। तो आइए जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हु इज डी.वाई. चंद्रचूड़। डी.वाई. चंद्रचूड़ जो काफी चर्चा में रहते हैं, ये कौन है? ये देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनका कार्यकाल एज अ चीफ जस्टिस के तौर पर 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक रहा। 2016 में वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे, यानी कि कॉलेजियम के सिफारिशों के आधार पर उन्हें नियुक्त किया गया था एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे थे और वहां से उन्हें 2016 में सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। फाइनली नवंबर 2022 में अगर तिथि की बात किया जाए तो 9 नवंबर 2022 को वो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ग्रहण किए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उनको शपथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उनको शपथ दिलवाया गया था। उनका एक लंबा कार्यकाल कई महत्वपूर्ण निर्णयों का साक्षी रहा है। तो आप देख सकते हो कि उन्हें एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अपॉइंट किया गया था। उनके पहले जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उनका नाम क्या है? उदय उमेश ललित। ऑनरेबल जस्टिस उदय उमेश ललित ये रहे थे और इन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को, क्योंकि हमारे यहां परंपरा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक इस्टैब्लिश्ड परंपरा है कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होता है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता, लेकिन ये तय परंपरा है, ये स्थापित परंपरा है न्यायिक व्यवस्था में कि जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। रिटायर हो रहे थे उदय उमेश ललित, यू ललित, उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को और तब ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अपॉइंट किए गए एज अ चीफ जस्टिस के तौर पर डी.वाई. चंद्रचूड़ को। अब 51 में यानी कि 51st चीफ जस्टिस बने हैं संजीव खन्ना। तो ये तो रहा कि आखिर डी.वाई. चंद्रचूड़ कौन है। अब जानते हैं कि उनका जीवन और अर्ली लाइफ और कैरियर तथा एजुकेशन क्या रहा है। आप देखिए, अगर हम अर्ली लाइफ की बात करें तो उनका जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। उस समय वो बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, आगे चल करके बॉम्बे का नाम बदल करके मुंबई कर दिया गया। उनके पिता ऑनरेबल जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ थे, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं। लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे हैं और इस लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ के बेटे, इकलौते बेटे थे डी.वाई. चंद्रचूड़।
वाईवी चंद्रचूड़ देश के 16वें चीफ जस्टिस के तौर पर काम किया और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक वो एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर काम किए थे। उनकी मदर प्रभा थी, जो कि एक क्लासिकल म्यूजिशियन थी, ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाया करती थी। ये तो इनकी अर्ली लाइफ है। इनकी एजुकेशन कहाँ हुई? अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो सेंट स्टीफंस कॉलेज नई दिल्ली से इन्होंने इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स के साथ ऑनर्स किया। आगे चल करके वो एलएलबी कंप्लीट किए 1982 में लॉ कैंपस सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने एलएलबी कंप्लीट किया और आगे चलकर वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए, जहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री कंप्लीट किया तथा जुरिडिकल साइंसेज में डॉक्टरेट की उपाधि धारण किया, यानी कि पीएचडी लॉ में डिग्री और न्यायिक विज्ञान में उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद वो भारत लौटते हैं और भारत में जब वो ग्रेजुएट हो गए, एलएलएम कंप्लीट कर लिया, पीएचडी कंप्लीट कर लिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से, तब उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ वकील के तौर पर काम करना शुरू किया, एडवोकेसी करना स्टार्ट कर दिया। आगे चलकर के वो सुप्रीम कोर्ट में भी वकील के तौर पर काम किए। फाइनली 1998 जून 1998 में उन्हें सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। जून 1998 में एज अ सीनियर एडवोकेट के तौर पर डेजिग्नेट किया गया। देन फाइनली मार्च 2000 में आप गौर करोगे कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। इसके पहले वो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर काम किए। भारत में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी अटॉर्नी जनरल होते हैं। अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं और सॉलिसिटर जनरल के नीचे सॉलिसिटर जनरल को असिस्ट करने के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो जो ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, वो जब तक कि उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट में एज अ परमानेंट जज के तौर पर अपॉइंट नहीं कर दिया गया, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के तौर पर काम करते रहे और ऐसा करना 1998 से वो प्रारंभ किए थे। 2013 में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपॉइंट किया गया और फाइनली मई 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज के तौर पर अपॉइंट किया गया और 9 नवंबर 2022 को एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर वो अपॉइंट किए गए। तो ये एक लंबा इतिहास रहा है डी.वाई. चंद्रचूड़ का। आप देख सकते हो 13 मई 2016 से 8 नवंबर 2016 तक एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तौर पर वो काम किए। उन्हें नॉमिनेट किया गया था टी.एस. ठाकुर के द्वारा और उनका अपॉइंटमेंट हुआ था प्रणब मुखर्जी के द्वारा। कहां पे? चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एज अ चीफ जस्टिस के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक वो आप गौर कर सकते हो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट रहे थे। आप यहां गौर कर सकते हो कि 13 मई 2016 से 8 नवंबर 2022 तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम किए। साथ ही साथ 31 अक्टूबर 2013 से 12 मई 2016 तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सर्व किए एंड 29 मार्च 2000 से 30 अक्टूबर 2013 तक वो बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के तौर पर काम किए एंड देन फाइनली 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम किए एंड फाइनली 10 नवंबर उनका लास्ट वर्किंग डे रहा। हालांकि 9 नवंबर ही उनका लास्ट वर्किंग डे रहा क्योंकि सैटरडे था, 10 नवंबर संडे था और 10 नवंबर उनके कार्यकाल का अंतिम दिन था। उनका कार्यकाल पूरा हो गया और अब देश के 51st चीफ जस्टिस के तौर पर ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना ने पदभार ग्रहण कर लिया है। उन्हें उनकी पद की शपथ ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिलवा दिया गया है। तो ये तो रहा कि पूरा उनका
अर्ली लाइफ क्या रहा, उनकी कैरियर क्या रहा, उनका एजुकेशन क्या रहा है। अब हम बात करेंगे उन महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में जिन जजमेंट में एक न्यायाधीश या चीफ जस्टिस के तौर पर ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन किया है और न्यायिक व्यवस्था तथा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने वाले कई महत्वपूर्ण निर्णयों के वो साक्षी रहे हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगर लैंडमार्क जजमेंट की बात करें तो वो कई महत्वपूर्ण फैसलों के पार्ट रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कहा गया कि यह पारदर्शिता के सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरता है। इसके अलावा चाहे विवादित राम जन्मभूमि का फैसला हो या तो निजता के अधिकार से जुड़ा हुआ मामला हो, साथ ही साथ समलैंगिकता होमोसेक्सुअलिटी को गैर अपराध घोषित करना हो या सबरीमाला मंदिर का विवाद हो, चाहे वो सेम सेक्स मैरिज हो या जम्मू कश्मीर से विशेष दर्जा समाप्त करने से जुड़ा हुआ मामला हो, इन सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में साक्षी बने हैं ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, यानी कि 2017 में जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने से पहले राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं होता था। 2017 में केस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और निजता के अधिकार को गरिमापूर्ण जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत परिभाषित है, उसका एक अभिन्न अंग बताया। फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का जो मामला था, इसमें कुल 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। संविधान का आर्टिकल 145 की बात किया जाए तो संविधान का आर्टिकल 145 क्या कहता है? आर्टिकल 145 न्यायाधीशों की पीठ के बारे में बात करता, यानी कि जुडिशियल बेंच के बारे में बात करता है, न्यायिक पीठ के बारे में बात करता। और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पीठ का गठन कर सकता है, बस शर्त यह है कि अगर वो संवैधानिक पीठ का गठन करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गठित करता, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जो न्यूनतम जजों की संख्या होती है वो कितनी होनी चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में न्यूनतम जजों की जो संख्या होती है वो मिनिमम 5 होनी चाहिए और ऑलवेज ऑड नंबर में जज बिठाया जाता है। 5 मिनिमम है, 7, 9, 11, 13। अब तक सबसे बड़ा बेंच केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस रहा है। तो आप देखिए, जो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का मामला था, जो एक्चुअल में मामला था जस्टिस केस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें जो पिटिशनर थे वो जस्टिस केस पुत्तुस्वामी थे। ये एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने ही फाइल किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो फंडामेंटल राइट है। तो 9 जज बेंच इसमें बैठा और 9 जज बेंच ने यूनानिमसली, यानी कि सर्वसहमति से सारे लोग एकमत होकर के एक निर्णय सुनाया और कहा कि जो प्राइवेसी है, जो निजता है, वो मौलिक अधिकार का एक भाग है। और कौन से मौलिक अधिकार? तो आर्टिकल 21 के एक भाग के रूप में उसे परिभाषित किया गया। अगर इस केस की बात किया जाए तो इस केस में पिटिशनर थे जस्टिस केस पुत्तुस्वामी, जो कि रिटायर्ड थे। रिस्पोंडेंट था यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजमेंट आया और जजमेंट 24 अगस्त 2017 को आया था। ये एक रीट पिटीशन था। जस्टिस जेएस खेहर सीजेआई थे उस समय। जेएस खेहर कौन थे? ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन इस बेंच में एक जज के तौर पर डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे और वो भी इस इंपॉर्टेंट जजमेंट के पार्ट रहे थे। इस केस में जो पिटिशनर थे वो थे केस पुत्तुस्वामी और उन्होंने जो आधार एक्ट था, आधार एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया था। आधार एक्ट जो कि UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन
जो यूनिक आइडेंटिटी नंबर है जिसे आप आधार कार्ड के नाम से जानते हो, उसे वैधानिक दर्जा दिया गया था इस आधार एक्ट के माध्यम से। तो इसी आधार एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती दिया गया था केएस पुत्तुस्वामी के द्वारा। और जब डिसीजन आया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आर्टिकल 21 का एक इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल का मतलब होता है अभिन्न अंग होता है, यानी आर्टिकल 21 को डिफाइन किया गया, उसे एक्सपैंड किया गया। और साथ ही साथ यह एक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल होता है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत। और संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात करता है। तो राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 21 का एक पार्ट के तौर पर इसे शामिल किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी क्या होता है? होमोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है समलैंगिकता, यानी कि दो समान लिंग के बीच में सेक्सुअल रिलेशन को एस्टैब्लिश करना, इसी को होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, हालांकि अब तो इसका नाम बदल दिया गया है, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 377 जो अननेचुरल सेक्स की बात करता है। आर्टिकल 377 किसकी बात करता है? आर्टिकल 377 ये अननेचुरल सेक्स की बात करता है, क्योंकि नेचर ने क्या डिसाइड किया है? जो अगर नेचर की बात किया जाए, नेचर ने डिसाइड कर रखा है कि जो अपोजिट सेक्स है उसके बीच में इंटरकोर्स होगा, यानी कि संभोग की प्रक्रिया संपन्न होगी। और इसीलिए आर्टिकल आईपीसी का सेक्शन 377 के अंतर्गत अननेचुरल सेक्स को प्रोहिबिट किया गया था, इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 5 जजों की बेंच, और मामला था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 6 सितंबर 2018 को फैसला आया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से सेक्शन 377 को खारिज कर दिया, इसे अवैध घोषित कर दिया। पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली स्ट्रक किया। पार्शियली का मतलब अब केवल होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया गया कि समान लिंग के बीच में भी लैंगिक संबंध बनाए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल हेट्रोसेक्सुअलिटी को ही अलाउ किया जाए, होमोसेक्सुअलिटी भी अलाउड है। लेकिन अननेचुरल सेक्स की बात किया जाए, जैसे अ सेक्स बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल, तो ये अलाउड नहीं है। इस प्रकार के जो अननेचुरल सेक्स के अंतर्गत आते हैं उसको अभी भी अलाउड नहीं किया गया, लेकिन समान लिंग के बीच में शारीरिक संबंध को अलाउ कर दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में राइट टू प्राइवेसी का मामला दिया था, तो राइट टू प्राइवेसी मामला ही आधार बना इस निर्णय में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 के प्रावधानों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया और होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर दिया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का यह फैसला आया था, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। अगर आप देखा जाए तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाज अ डिनायल ऑफ प्राइवेसी, यानी कि यौन अभिविन्यास जो है, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है के अधिकार को मान्यता न देना निजता के अधिकार को खारिज करना है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपना सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिसाइड करने का पूरा पूरा अधिकार है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जैसे अगर किसी पुरुष को केवल पुरुष ही पसंद आता है, किसी महिला को केवल महिला ही पसंद आती है ना। अगर महिला महिला में इंटरेस्टेड है, इसको लेस्बियन कहा जाता है, और अगर पुरुष पुरुष में इंटरेस्टेड है तो इसे गे सेक्स कहा जाता है। और या तो फिर आता है जहां पे बाइसेक्सुअलिज्म आता है कि पुरुष को पुरुष भी पसंद है और महिला भी पसंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कि जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो पार्ट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी है, इसलिए इसको अलाउड कर दिया गया होमोसेक्सुअलिटी को। और सेक्शन 377 का वह प्रावधान जो होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी में डालता था, उसे रद्द कर दिया। इन्होंने कहा कि जो मानव कामुकता है, जो ह्यूमन सेक्सुअलिटी है, उसे केवल बाइनरी फॉर्मुलेशन पर
में कम नहीं किया जा सकता है। बाइनरी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि पुरुष और महिला के बीच में, और इसके संदर्भ में भी उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता कि सेक्स केवल और केवल प्रजनन के लिए किया जाता है। सेक्स का पर्पस एंजॉयमेंट भी होता है, केवल प्रजनन नहीं होता, केवल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और इन संदर्भों में होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ किया गया और सेक्शन 377 के प्रोविजंस को पार्शियली स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो आप इसका समरी देख सकते हो, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला, जिसमें पेटिशनर नवतेज सिंह जौहर थे। यह जो मामला था वो एलजीबीटी की कम्युनिटी के अधिकारों को मान्यता दिया। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने निर्णय में कहा था कि होमोसेक्सुअलिटी जो एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसके कारण समाज का एक वर्ग हाशिए पर चला गया है, मार्जिनलाइज्ड हो गया है। और इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक यूनानिमस जजमेंट में उन्होंने भी अपने पक्ष को लिखा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या होता है? सबसे पहले तो यह समझना है कि व्यभिचार होता क्या है। आप ऐसे समझ सकते हैं, आप देखिए, एक महिला का दो पुरुषों के साथ संबंध है, एक महिला का दो पुरुषों के साथ संबंध है। इसे मैं थोड़ा सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप समझ लीजिए कि ये एक पुरुष है, ये एक मेल है, और ये एक फीमेल है। ये कौन है? एक फीमेल है। तो यानी कि ये दोनों कौन हो गए? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, पति पत्नी हो गए। हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी हो गए। लेकिन ये जो पत्नी है, इसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। इस पत्नी का ये एक और मेल है, ये अदर है, थर्ड पर्सन है, तीसरा व्यक्ति है, और इस तीसरे व्यक्ति के साथ इन दोनों का अफेयर चल रहा है। अफेयर समझते हो ना? हाँ, तो वही अफेयर जो होता है, अफेयर चल रहा है। किनके किनके बीच में चल रहा? तो इस फीमेल और मेल के बीच में अफेयर चल रहा। अब ये बात जो है किसको पता चल जाती है? मेल को पता चल जाती है। तो ये मेल क्या कर सकता है? आप गौर कीजिएगा, ये जो मेल है, ये मेल जो है इसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में? इस के अगेंस्ट में एफआईआर कर सकता है, एफआईआर कर सकता। ठीक है, लेकिन शर्त यह कहा गया कि अगर मान लो एम ने, इस पति ने पत्नी को अनुमति दे दिया था कि तुम तीसरे व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती हो, शारीरिक संबंध बना सकती हो, तो फिर अपराध नहीं माना जाएगा, फिर अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि कोई एक और फीमेल है, कोई एक और फीमेल है, एक थर्ड फीमेल है, एक थर्ड पर्सन और है कोई, है ना, और इस फीमेल के साथ अगर इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा हो, तो क्या इस स्थिति में भी जो पत्नी है वो पति के अगेंस्ट में, या इस जो महिला है उस महिला के अगेंस्ट में एफआईआर मुकदमा कर सकती है? उत्तर है नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। तो एक तरह से तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो सेक्शन 497 था, जो एडल्ट्री की बात करता था, सेक्शन 497 जो किसकी बात करता था? एडल्ट्री, व्यभिचार की बात करता था। ये एक महिला को पुरुष की संपत्ति मान रहा है कि ये महिला क्या है? इस पुरुष के सबऑर्डिनेट है। इस महिला से जुड़े सारे फैसले कौन लेगा? ये पुरुष ले सकता है। तो यह जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांतों के विरोध में जाता है, और प्रत्येक व्यक्ति को आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी देता है, यानी कि एक महिला को उसके अपने शरीर पर पूरा पूरा अधिकार देता है। तो इस हिसाब से तो देखा जाए कि इस तरीके में, यानी कि सेक्शन 497 के अंतर्गत ये महिला तो फ्री है ही नहीं, ये तो आर्टिकल 14, 19 और 21 इस महिला का प्रभावित हो रहा है। और इसी आधार को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 497 एडल्ट्री के प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो एक तो देखो कि मेल के जो फीमेल है उसको मेल के सबऑर्डिनेट बना रहा था, फीमेल के अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहा था,
और महिला की जो स्वतंत्रता है वो नकारात्मक तौर पर प्रभावित हो रही थी, क्योंकि महिला तो एक सबऑर्डिनेट प्रॉपर्टी के तौर पर बन जा रही थी ना पुरुष की। दूसरा ये भी देखो कि यही काम महिला नहीं कर सकती है कि अगर उसके पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा हो तो ये लॉ जेंडर न्यूट्रल भी नहीं था, तो इसकी कई सारी समस्या थी। एक तो विमेन राइट को ये हार्म कर रहा था, दूसरा ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर जो पत्नी है वो किसी और पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है या पति किसी अन्य महिला के साथ उसका अफेयर चलता है तो यह तलाक का आधार बन सकता है, लेकिन यह अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रत्येक को अपना अपना अधिकार है। और यही पूरा मामला था एडल्ट्री से जुड़ा हुआ। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या किया, 27 सितंबर 2018, कितना तारीख, 27 सितंबर 2018 को चीफ जस्टिस थे उस समय दीपक मिश्रा, तो सारे 5 जजों की पीठ ने सर्वसहमति से सेक्शन 497 आईपीसी 1860 के प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया। आप समझ गए कि ये सेक्शन 497 क्या कहता था और उसके अंतर्गत क्या क्या कमियां थी, उसे गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। अगला एक इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा सबरीमाला टेम्पल एंट्री का मामला। सबरीमाला लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है जो कि केरल में अवस्थित है। मामला क्या था, अगर इस सबरीमाला टेम्पल विवाद की बात किया जाए, इसमें जो बैसी महिलाएं जो मेंस्ट्रुअल एज में होती हैं, मेंस्ट्रुअल एज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल एज का मतलब होता है जनरली 15 से 45 वर्ष उम्र होता है। लड़कियों में 15 वर्ष की उम्र में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, जिसे माहवारी या रजोवृत्ति की अवस्था कहा जाता है, और यह लगभग 45 वर्ष की उम्र तक जारी रहता है। और यही उम्र जो है फर्टाइल एज होता है, जिस उम्र के दौरान महिलाओं में ओवा यानी कि अंडाणु का फॉर्मेशन होता है और महिला मां बन सकती हैं, वो गर्भ धारण कर सकती हैं। तो सबरीमाला टेम्पल के अंतर्गत क्या था कि वैसी महिलाएं जो 15 से 45 उम्र में आती हैं, उनके प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और चैलेंज किया। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी सुप्रीम कोर्ट में। 28 सितंबर 2018 को 4:1 मेजॉरिटी से जजमेंट आया, यानी कि 4 जज ने, जिनमें से एक ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी थे, पक्ष में फैसला सुनाया और महिलाओं के प्रवेश को अलाउ कर दिया कि नहीं, महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना आर्टिकल 14, 19 और 21 का उल्लंघन है, ये अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 14, 19 और 21 ये जो 3 आर्टिकल है, इन 3 आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में गोल्डन आर्टिकल कहा है। गोल्डन आर्टिकल कहा है, यानी कि स्वर्णिम गोल्डन राइट कह सकते हो, स्वर्णिम अधिकार कहा है। तो इसीलिए कहा कि नहीं, यह तो महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन होता है, क्योंकि केवल एक लिंग विशेष के आधार पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना ये जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट में है, ये महिला के जो फ्रीडम के अगेंस्ट में है, महिला के उपासना के अधिकार के अगेंस्ट में है, और इसीलिए इसको स्ट्रक डाउन कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। एक जज जिनका नाम ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा था, उन्होंने असहमति में फैसला सुनाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे मामले जो होते हैं उन्हें धर्म के स्तर पर ही सुलझाना जाना चाहिए। अगर ऐसे मामले में कोर्ट इंटरफेयर करेगी तो यह एक प्रकार के पैंडोरा बॉक्स को ओपन कर देगा, समस्याओं के पिटारा को खोल देगा। तो यह मामला था सबरीमाला मंदिर प्रवेश विवाद का मामला। अगर इस मामले की शुरुआत की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, जहां केरल हाई कोर्ट में मामले को चुनौती दिया गया था। केरल हाई कोर्ट ने सर्टेन एज ग्रुप की महिलाओं को जो मंदिर में प्रवेश का मामला था उसे वैध बताया था कि ये ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2006 में एक एस्ट्रोलॉजर ने डिक्लेयर किया कि जो हैविंग फाउंड साइन ऑफ ए वीमेन एंट्री इनटू द
टेम्पल और उसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में महिलाओं के प्रवेश को अलाउ कर दिया और बरसों से चली आ रही प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया। हालांकि बाद में काफी विवाद हुआ, मामला को पुनः चैलेंज किया गया और 9 जजों की संवैधानिक पीठ के पास यह मामला फिर से लंबित है। अभी फैसला आना बाकी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। पीठ ने कहा कि अगर ऐसी कोई प्रथा है तो यह महिलाओं के धार्मिक स्वतंत्रता, जो रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 25 के अंतर्गत उन्हें मिलता है, समानता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सहमति वाली राय में कहा गया कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगाना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के अंतर्गत एक इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया था और उसी ईआरपी इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के डॉक्ट्रिन पर देखता है कि कौन सा प्रथा जो है वो इसेंशियल प्रैक्टिस के अंतर्गत आता है और कौन सा प्रथा नहीं आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाया गया है यह इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। भगवान अयप्पा के भक्त अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदाय का गठन नहीं करते हैं और इसीलिए यह अलाउ नहीं किया जा सकता। यह अधिकारों का उल्लंघन है। अगला एक बहुत ही विवादित मामला रहा अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट। बाबरी मस्जिद विध्वंस का मामला था, राम जन्मभूमि का मामला था। अभी इस मामले को लेकर के रिटायर्ड चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ आलोचना के घेरे में है। आलोचना क्यों हो रहा है? क्योंकि एक भाषण में उन्होंने कहा कि उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया था कि उन्हें निर्णय सुनाने की हिम्मत दे, जिसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो राम जन्मभूमि का मामला था वो एक प्रभावित मामला था। दूसरा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आवास पर जाना और गणेश आरती में भाग लेना, यह भी कई सारे पेंडोरा बॉक्स और कई सारे आलोचनाओं को सामने लाकर रख देता है। खैर, वो एक अलग पहलू है। हम बात कर रहे हैं अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट का। यह मामला भी 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी। एम सिद्दीकी वर्सेस महंत सुरेश दास का मामला था। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और सर्वसम्मति से यूनानिमस आधार पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया गया तथा राम जन्मभूमि पर अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया गया। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक कहीं अलग क्षेत्र में लैंड उपलब्ध करवाया जाए ताकि वो अपने लिए मस्जिद का निर्माण करा सकें। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बात को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 की इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में राम जन्मभूमि जो जमीन है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था। निर्मोही अखाड़ा, यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ एंड श्री राम ब्रिजमान। लेकिन अब जो फैसला आया है वो फैसला केवल और केवल श्री राम ब्रिजमान के पक्ष में फैसला आया है, जबकि निर्मोही अखाड़ा के दावे को अस्वीकार कर दिया। साथ ही साथ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के कहा गया कि इसे कोई अलग जगह पे यूपी सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी जहां पे वो मस्जिद बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद कार सेवकों के एक जत्थे के द्वारा बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस कर दिया गया था उसे एक सीरियस वायलेशन ऑफ लॉ बताया। यह पूरा मामला था अयोध्या टाइटल डिस्प्यूट का मामला। अगला एक इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा जिसके साक्षी ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भी रहे और उनकी चीफ जस्टिस रहते हुए यह फैसला आया। चैलेंज टू एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने, देश के राष्ट्रपति ने एक आदेश पारित किया और अपने आदेश में, अपने ऑर्डर में जम्मू कश्मीर राज्य को जो विशेष दर्जा प्राप्त होता था अनुच्छेद 370 के तहत उसे रिवोक कर लिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। सरकार के इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया
और वही मामला था इन रे आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में केंद्र सरकार के फैसले को अपहोल्ड किया, केंद्र सरकार के फैसले को वैध बताया कि केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जे को समाप्त किया, ये बिल्कुल जस्टिफाइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने अपने फैसले में लिखा, जिससे जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना भी सहमत थे, और यही जस्टिस खन्ना अब 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर शपथ ग्रहण किए हैं। सारे जज इस बात से सहमत हुए कि आर्टिकल 370 एक टेम्पररी प्रोविजन था, अस्थायी प्रावधान था, यह कोई अस्थायी प्रावधान नहीं था। इसको केवल जो राज्य की तत्कालीन राज्य की तात्कालिक जरूरतों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, यह एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर संविधान में शामिल किया गया था, यह कोई परमानेंट नहीं था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया और समाप्त किया जाने में कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल वैलिड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर वॉज ऑलवेज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया, वो हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है, तथा जो उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था वो केवल और केवल असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल था। असिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब होता है कि जब संघवाद के अंतर्गत जो इकाइयां होती हैं, हर इकाई को अलग अलग प्रकार का अधिकार हो, जैसे इंडिया इज एग्जाम्पल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, सभी राज्यों को बराबर का अधिकार नहीं है, अलग अलग है, कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस है, कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस नहीं है। तो असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एक तहत प्राप्त था विशेष दर्जा, ये कोई सुप्रीम जम्मू कश्मीर को कोई अलग से संप्रभुता प्राप्त नहीं था, उसे कोई अलग से स्पेशल सॉवरेनिटी प्राप्त नहीं था, और इसीलिए एक टेम्पररी प्रोविजन था और इसे उन्होंने रद्द कर दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर देना। 2017 में बजट के दौरान जब देश के वित्त मंत्री दिवंगत आत्मा अरुण जेटली थे, तब इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया था और सरकार ने यह दावा किया था कि यह चुनावी तंत्र में जो चुनावी चंदा होता है, पॉलिटिकल पार्टी चंदा लेती है, उसमें पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लाया गया है। हालांकि इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, कई आधारों पर इसको चैलेंज किया गया क्योंकि इसमें एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के इस फैसले में जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था और इसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे, और संवैधानिक घोषित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को। उन्होंने कहा कि यह फुल प्रूफ नहीं है, इसमें भी कई सारे लूपहोल्स हैं, इसलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कीम वायलेट करता है वोटर्स राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि मतदाता का जो जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, उसको वायलेट करता है। राइट टू नो का अधिकार, जब तक वोटर अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अपने नेता के बारे में, जो कैंडिडेट है उसके बारे में जानेगा नहीं, तब तक वोट कैसे करेगा? जानने के बाद ही तो अच्छे से वोट करेगा। और इसलिए कहा कि आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जिसके अंतर्गत राइट टू नो अर्थात जानने का अधिकार प्राप्त होता है, उसका उल्लंघन करता है। जो इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी एक इसेंशियल है वोटर के लिए, ताकि वो फ्रीडम के साथ अपने वोट को एक्सरसाइज कर सके प्रभावी तरीके से, लेकिन उन्हें तो सूचना मिल ही नहीं रहा। तो ये एनोनिमिटी है इसमें, और इस आधार पे इसको अलाउ नहीं किया जा सकता है, पारदर्शिता के आधार पर एनोनिमिटी को अलाउ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने क्या किया, एनोनिमिटी के आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया। तो ये एक मेजर फैसला रहा जो सरकार के विरुद्ध में जा रहा था। नेक्स्ट एक ऐतिहासिक फैसला रहा सब क्लासिफिकेशन विद इन SC/ST कैटेगरीज। हालांकि इसके पहले 2004 में एक जजमेंट आया था EB चेन्नैया का मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के अंतर्गत सब क्लासिफिकेशन को
मानने से मना कर दिया था कि नहीं, एससी एसटी कैटेगरी के अंतर्गत सब क्लासिफिकेशन को अलाउ नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी क्या हुआ, 7 जजों की एक संवैधानिक पीठ बैठी थी। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह का मामला था और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और 7 जजों की एक बेंच बैठी थी। 1 अगस्त 2024 को फैसला आया, एक ऐतिहासिक जजमेंट आया और जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अफर्मेटिव एक्शन की दिशा में एक बेहतर कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जैसे ओबीसी के अंतर्गत जो ओबीसी कैटेगरी है उसके अंतर्गत सब क्लासिफिकेशन किया गया है, इवन की है ना, एक अभी तो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है ओबीसी के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट लागू करने की बात किया था। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो लोग ऑलरेडी अपलिफ्ट हो चुके हैं, बैकवर्ड अब नहीं रह गए हैं, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का लाभ तो उनको मिलना चाहिए जो कि पिछड़े हुए हैं, जो बैकवर्ड हैं, ताकि उनको अपलिफ्ट किया जाए, उनकी सोशल स्टेटस को, उनकी पॉलिटिकल स्टेटस को अपलिफ्ट किया जा सके। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू किया गया था। इवन की जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में एक रोहिणी कमीशन का गठन किया गया था ताकि ओबीसी के अंतर्गत फर्दर सब कैटेगराइजेशन किया जाए और आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं वर्गों को मिले जो योग्य हैं। जिन वर्गों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाए। ऐसे निर्णय अभी तक, ऐसे प्रावधान एससी एसटी पर लागू नहीं होते थे, यानी कि एससी एसटी के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के दर्जा के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन बहुत सारे लोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अपलिफ्ट हो चुके हैं, फिर भी उनको लाभ मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नहीं, अब एससी एसटी के अंतर्गत भी सब क्लासिफिकेशन होगा, यानी इसे भी सब क्लासिफाई किया जाएगा ताकि जो टारगेटेड डिलीवरी किया जा सके, जो योग्य लोग हैं, जो एलिजिबल्स हैं, यानी कि जो सबसे नीडी पीपल है, उन तक आरक्षण और वो तमाम सारे लाभ पहुंचाया जा सके ताकि उनकी समाज में स्थिति को बेहतर बनाया जा सके। यानी अफर्मेटिव एक्शन की दिशा में एक बेहतर निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इस निर्णय को लेकर के जनता के बीच काफी रोष भी देखने को मिला, काफी विवाद भी देखने को मिला, लेकिन यह निर्णय अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय है। 6:1 के मेजॉरिटी से जजमेंट आया, यानी कि 6 जज ने सहमत में अपना फैसला सुनाया जबकि 1 जज ने असहमति में फैसला सुनाया। और इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों के पास आरक्षित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का अधिकार है, सब क्लासिफिकेशन करने का अधिकार उनके पास है। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बहुमत ने माना कि संविधान में एससी एसटी सूची में विभिन्न प्रविष्टियों को जो अलग अलग स्तरों पर भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा है, कि सबको एक जैसा तो असमानता का सामना करना नहीं पड़ा है, इसलिए सब क्लासिफिकेशन को अलाउ कर दिया गया ताकि बैकवर्डनेस विद इन बैकवर्डनेस के साथ लड़ा जा सके। बेंच ने यह भी कहा कि उपवर्गीकरण बनाने वाला कोई भी जो कानून होगा वो अनुभवजन्य यानी इंपीरिकल डेटा पर आधारित होना चाहिए, मनमाने आधार पर नहीं होना चाहिए। और इसे न्यायालय में भी चुनौती दिया जा सकता, अगर सरकार मनमाने आधार पर सब क्लासिफिकेशन करती है तो न्यायालय में चुनौती के योग्य होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर रिजर्वेशन और तमाम सुविधाओं के बेनिफिट को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो लोग अब तक वंचित रह गए हैं, इस दिशा में एक बेहतर काम भी किया और इसका मिसयूज भी ना हो, इस दिशा में भी निर्णय सुनाया है, सेफगार्ड बनाकर रखा है ताकि निर्णय का मिसयूज न कर लिया जाए। अगला जजमेंट जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट रहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन से जुड़ा हुआ, और इस मामले में ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ 2 निर्णयों के साक्षी रहे हैं। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया। पहला मामला था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट केस, और सेकंड केस था। तो पहला मामला में 4 जुलाई 2018 को निर्णय आया। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी ऑफ द दिल्ली, यानी कि दिल्ली सरकार का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, ना कि उपराज्यपाल होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उपराज्यपाल को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कार्यकारी जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख मानने से मना कर दिया और कहा चीफ मिनिस्टर एंड नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। एक ऐतिहासिक फैसला था। बेंच आर्टिकल 239 ए जो दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है, इस आर्टिकल को 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 के माध्यम से ऐड किया गया था दिल्ली के संदर्भ में। और इस आर्टिकल को ऑब्जर्व करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस आर्टिकल के अंतर्गत दिल्ली के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि 70 सदस्यीय विधानसभा और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद का प्रावधान करता है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि दिल्ली गवर्नमेंट की जब बात करते हैं, दिल्ली सरकार की बात करते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट यानी दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्तियों की बात करते हैं, तो यह दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों के साथ भी जुड़ा होता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग है, यह उसके साथ आता है, उसके साथ शामिल होता है। यानी उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति के साथ सहव्यापक है। और साथ ही साथ कहा कि एलजी उन सभी मामलों में जिस पर दिल्ली सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, जो एलजी होगा वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद के सलाह और परामर्श के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्रता पूर्वक कोई निर्णय लेता है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सलाह को इग्नोर करते हुए निर्णय लेता है, तो यह प्रतिनिधित्व सरकार, जो प्रतिनिधि सरकार का सिद्धांत है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधि सरकार होता है, लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेते हैं, इस सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जो एलजी होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के निर्णयों के साथ बंधा हुआ होता है। हालांकि बाद में कानून बनाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा और कहा गया कि दिल्ली सरकार का मतलब एलजी होता है, ना कि सीएम होता है। 5 साल बाद एक और फैसला आया। एक विवाद था दिल्ली में जो सेवा होते हैं, जो सर्विसेज होती हैं, आईएएस आईपीएस और जो स्टेट सर्विसेज होती हैं, तो इन सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर था। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर खींचतान चल रही थी। इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर चंद्रचूड़ जी ने एक फैसला सुनाया और कहा कि द बेंच हेल्ड दैट लेजिस्लेटिव असेंबली हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर सिविल सर्विसेज इन दिल्ली, यानी कि जो विधानसभा का दिल्ली में सिविल सेवाओं पर पूर्ण नियंत्रण है और वह पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और भूमि को छोड़कर, क्योंकि इन 3 मामलों में दिल्ली सरकार कानून नहीं बना सकती, बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार कानून बना सकती है। तो इन 3 मामलों में जितने भी मामले आते, बाकी सभी मामले आते हैं जिन पर दिल्ली की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है, उन सभी मामलों में सेवाओं पर नियंत्रण दिल्ली सरकार का होगा, ना कि केंद्र सरकार का होगा। हालांकि आगे चल करके कानून पारित किया गया भारत सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा, और इस जजमेंट को ओवरराइड करने की कोशिश किया गया। एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा प्लेया फॉर मैरिज इक्वालिटी। मैरिज इक्वालिटी यानी कि जो होमोसेक्सुअल कपल हैं वो भी शादी के अधिकार को लेकर के चुनौती के लिए कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि जब होमोसेक्सुअलिटी अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रह गया है, तो अब होमोसेक्सुअल कपल को भी विवाह के अधिकार दिया जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में समलैंगिक जोड़ों को विवाह के अधिकार देने से मना कर दिया। साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने से भी मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को अगर हम असंवैधानिक घोषित कर देते हैं तो कई सारी समस्याओं को जन्म देगा। तो यह उन्होंने सरकार के केंद्र में गेंद को डाल दिया कि सरकार इस पर कानून बनाएगी, और अगर सरकार को लगता है कि होमोसेक्सुअल कपल को विवाह का अधिकार दिया जाना चाहिए तो बिल्कुल दिया जा सकता है। तो यह मामला था, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया और केस था सुपीरियो एट सुपीरियो चक्रवर्ती एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला। 17 अक्टूबर 2023 को 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। सर्वसहमति से फैसला आया और जहां पे उन्होंने कहा कि जो
सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं यानी लैंगिक अल्पसंख्यक हैं, LGBTQ कम्युनिटी हैं, उनको विवाह का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। आप देख सकते हो यह पूरा मामला था 25 नवंबर 2022 को दो सेम सेक्स कपल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिए और उन्होंने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेम सेक्स कपल के विवाह को मान्यता दिया जाना चाहिए। दिसंबर 14 में अनदर सेम सेक्स मैरिज रिकॉग्निशन प्ले आया, एक और मामला आया सुप्रीम कोर्ट में। 6 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी केसेस को कंपाइल कर लिया। 30 जनवरी, 10 फरवरी, 20 फरवरी, 3 मार्च को कई सारे सुप्रीम कोर्ट के कई सारे नोटिस प्राप्त किए इन केस से संबंधित। 12 मार्च को बैठा और फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देखो, क्योंकि केंद्र सरकार ने विरोध किया था कि नहीं, सेम सेक्स कपल को विवाह का अनुमति नहीं मिलना चाहिए। जो विवाह होता है वो प्रजनन के लिए होता है, एक सामाजिक बॉन्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कंक्लूड किया कि जो क्यूरनेस है एक नेचुरल फेनोमेनन है, ये कोई अर्बन और एलिट फेनोमेना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज फंडामेंटल राइट टू मैरी, संविधान विवाह के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं देता है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता है। और यह भी कहा कि जो LGBTQ के मैरिज का अधिकार है कि उनको मैरिज के अधिकार को मान्यता देना यह पार्लियामेंट के डोमेन में है, यह हमारे डोमेन में नहीं है। तो पार्लियामेंट इस पे डिसीजन लेगी। इस पे डिसीजन कौन लेगी? पार्लियामेंट डिसीजन लेगी। यह पूरा मामला था सेम सेक्स मैरिज का। तो बेंच ने कहा कि सर्वसम्मति से घोषणा किया कि विषम लैंगिक संबंधों में ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स व्यक्ति शादी कर सकते हैं, हेट्रोसेक्सुअल कपल शादी कर सकते हैं, लेकिन होमोसेक्सुअल कपल को शादी का अधिकार नहीं दिया गया है। एक और इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा जो कि 5 नवंबर 2024 को यह जजमेंट आया। 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने जजमेंट सुनाया। 8:1 की मेजॉरिटी से यह फैसला आया और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी सरकार नहीं अधिग्रहण कर सकती है। सरकार जनरली क्या करती है? प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती है, आर्टिकल 31A और 31B। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर 2024 को दिए गए फैसले में कहा, जो कि 9 जजों के एक संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था, उसने कहा कि दैट नॉट ऑल प्राइवेट owned property was material resource of the community under article 39B। अनुच्छेद 39B नीति निर्देशक तत्व का एक अनुच्छेद है जो सामुदायिक संसाधनों के समतापूर्वक वितरण की बात करता है, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स की बात करता है। तो वहां पे सरकार का यह है कि सरकार का काम है कि वो संसाधनों का, सामुदायिक संसाधनों का समतापूर्वक वितरण सुनिश्चित करेगा। इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता था, हालांकि पहले नहीं कर सकता था। बाद में कानून बनाया गया था, आर्टिकल 31A 31B प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से आया था। तो आप यहां पे देखिए 5 नवंबर 2024 को जो फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नॉट ऑल प्राइवेटली ऑन्ड प्रॉपर्टी वॉज ए मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि सभी निजी स्वामित्व वाली संपत्ति अनुच्छेद 39B के तहत समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं है, इसलिए उनको अक्वायर नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने कहा कि हमारा संविधान आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता है, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। तो अगर सभी निजी संपत्ति को स्पष्ट रूप से भौतिक संसाधन माना जा सकता है, इस आदर्श के विपरीत होगा, क्योंकि अगर सभी प्रॉपर्टी को हम क्या मान लें, भौतिक संसाधन मान लें, तो फिर ये तो आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धांत के ही विरोध में चला जाएगा। और इसीलिए सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को सरकार आपसे नहीं ले सकती है, ऐसा निर्णय आया। हालांकि राइट टू प्रॉपर्टी अब एक फंडामेंटल राइट है नहीं। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था और राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया था, फंडामेंटल राइट के स्टेटस को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन सरकार सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकती थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, सरकार सभी प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर नहीं कर सकती है। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के। और एक महत्वपूर्ण और भी फैसला रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने
अपने फैसले में, जो कि 8 अप्रैल 2024 को फैसला आया था, और जब भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर काम कर रहे थे डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने इस फैसले में कहा कि पर्यावरण के विरुद्ध यानी कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है। A right against the adverse effect of climate change which flowed from the आर्टिकल 14 एंड 21, यानी जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ एक अधिकार मौजूद है जो अनुच्छेद 14 और 21 से प्रवाहित होता है। तो कहा कि आने वाले समय में लोग न्यायालय की ओर रुख करेंगे, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण फैल रहा है तेजी से, और तमाम जलवायु परिवर्तन के कारण व्यक्ति के आर्टिकल 14 और 21 प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 14 और 21 से प्रेरित होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट रहा है जिसके साक्षी डीवाई चंद्रचूड़ जी भी रहे हैं। अब उनका कार्यकाल एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर समाप्त हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज अपने उम्र के 65 वर्ष तक पद पर रह सकता है। उनका उम्र 65 वर्ष हो गया डॉक्यूमेंट के आधार पर, और अब वो रिटायर हो चुके हैं एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के तौर पर, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर वो रिटायर हो चुके हैं। तो आप इन सभी फैसला को याद रखेंगे। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, एक हिस्टोरिकल जजमेंट है, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण महत्व रखता है। तो ये था संपूर्ण जानकारी डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में। तो ये सारी जानकारियां मेरी तरफ से आप सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।